आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो चैप्टर है वो आपका पहले चैप्टर नंबर 5 में था, लेकिन जो चैप्टर 4 है वो रिडक्शन हो चुका है एनसीईआरटी बुक में, तो ये सीधा चैप्टर 4 बन गया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से पहले वीडियो को देखकर क्वेश्चन के आंसर को समझिए, क्योंकि जब तक आप अगर अच्छे से नहीं समझ पाओगे अपनी लैंग्वेज में तो फिर एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, आखेट से आप क्या समझते हो? इसका उत्तर है परंपरागत शैली से यानी अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना। अगर इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर एक वर्ड में लिखिएगा। आज से तकरीबन कई लाख वर्ष पहले क्या होता था, जो मनुष्य था वह अपने जीवन यापन करने के लिए लकड़ी के औजार या फिर पत्थर के बने औजार या फिर तीरों से जंगली पशुओं का वह शिकार करते थे, मछलियों का वह शिकार करते थे, उसी को आखेट बोला जाता था। ओवरऑल अगर आखेट का अगर एक वर्ड में आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो एक ही उत्तर निकलना चाहिए कि प्राचीन काल में जो शिकार करते थे उसी को आखेट बोला गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संग्रहण क्या है? संग्रहण का मतलब होता है जमा करना। तो आज के टाइम में जो जमा करते उसको नहीं बोलना यहाँ पर आंसर। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, प्राचीन काल में, ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रह करना ही संग्रहण कहलाता था। यानी आज से तकरीबन कई लाख वर्ष पहले जो मनुष्य होते थे वो अपने जीवन यापन करने के लिए खाने वाले जो भोजन होते थे या फिर जो भी वह वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ रखते थे, ठीक है, जैसे औजार या कुछ भी चीज़ें, अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भी चीज़ें वो जमा करते थे उसी को संग्रहण कहा जाता था। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, पशुचारण किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए पशुचारण में अगर आप इसे संधि विच्छेद कीजिएगा तो पशु प्लस चारण आ रहा है, यानी पशुओं को चराना। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। भौगोलिक कहने का मतलब है जमीन परिवेश में, जैसे धरती है जहाँ पर घास वगैरह होती है, उस परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण के लिए पालन करना पशुचारण कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर, कुत्तों एवं रेनडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता था? तो ये आपका आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कई स्टूडेंट कमेंट करते या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करते क्या ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में आएंगे तो 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी है। याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जहाँ पर 10 क्वेश्चन करवाना चाहिए वहाँ पर मैं 12 से 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो क्यों नहीं आएंगे? और ये डायरेक्ट जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है और जैक बोर्ड यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि आपको आंसर भी 2 नंबर वाला कितना लिखना है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस भी कर सकते हो और खुद से आंसर को लिख भी सकते हो। तो देखिए इसका उत्तर है, चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक जगह से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है, उसी को चलवासी पशुचारण कहा जाता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वह पशुओं के चारण के लिए, ठीक है, उसकी देखभाल के लिए स्थानांतरित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते, उसी को कहा जाता है चलवासी पशुचारण। यह एक जगह कभी नहीं रहते। ठीक है, अगर इस क्षेत्र में गए, यहाँ पर ये पशुओं को चराते चराते दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ पर बस जाते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई? ये आपका यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए। यानी फूल का उत्पादन, पुष्प उत्पादन कहने का मतलब है फूल का उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम आपको बताना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल की खेती की जाती है, उस देश का नाम आपको बताना है। तो नीदरलैंड में यहाँ पर विशेष रूप से ट्यूलिप की कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ट्यूलिप क्या होता है? गुलाब के फूल के जैसा एक फ्लावर होता है, ठीक है, यानी पुष्प होता है, उसी के टाइप से होता है ये ट्यूलिप।
आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? डेनमार्क। देखिए यहाँ पर ये वर्ड जो आ रहा है ना, सहकारी कृषि या फिर सहकारी समिति, तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आगे आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, पशुधन पालन क्या है? तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, विस्तृत घास भूमि पर यानी बड़े पैमाने पर फैला हुआ घास वाला जो भूमि रहता है उस पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से, आज के टाइम में जो वैज्ञानिक तरीका है उस तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय, उसी को ही वाणिज्य पशुधन पालन कहा जाता है। अगर शॉर्ट में आपको अगर समझना है कि ये वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है, तो कि एरिया में, ठीक है, एक जगह होता है, उस जगह में खास तौर पर से वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन करते हैं। ठीक है, हम लोग घर में किस तरीके से पशु का पालन करते हैं? नॉर्मल तरीके से, लेकिन इस एरिया में यहाँ पर एक बाउंड्री दी जाती है, ठीक है, और यहाँ पर एक खास वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन किया जाता है। और किस लिए? पूंजी प्रधान के लिए, यानी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो, उसी को कहा जाता है वाणिज्य पशुधन। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वीय स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि स्थानांतरित कृषि क्या है। तो दोनों सेम है, आगे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आगे देखिए, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्पा। स्थानांतरित कृषि वही झूम कृषि, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसका दिया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में, आज से तकरीबन कई लाख वर्ष पहले, जो मनुष्य थे वो एक जगह से दूसरी जगह खेती बाड़ी करते थे। यानी अगर एक जगह वह खेती करते थे, वहाँ पर मिट्टी में उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती थी, तो दूसरी जगह वह चले जाते थे। क्योंकि आज से तकरीबन कई लाख वर्ष पहले मनुष्य का दिमाग उतना विकसित नहीं था, इतना नहीं सोच पाते थे कि यहाँ पर अगर उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खाद वगैरह डालेंगे, खाद बनाएंगे, खरपतवार डालेंगे। तो ये उस समय उतना उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ था। तो पूरे पृथ्वी में जहाँ जहाँ पर मनुष्य थे, ठीक है, सभी जगह पर ये कृषि अलग अलग नामों से जानी जाती है, क्योंकि सारे जगह पर ये हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रक फार्मिंग क्या है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ट्रक मतलब क्या होता है? ट्रक का मतलब एक वाहक होता है, वाहन होता है। फार्मिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, नगरों यानी शहरों के आसपास सब्जियों की खेती करना, उसके किनारे या उसके आसपास में, नगरों के आसपास में सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है, एवं एक ही रात में सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसी को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। बहुत ही शॉर्ट और अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर है। अगर आप एक बार इसको पढ़ते हो, अच्छे से अगर रिवीजन करते हो, तो 100% दिमाग में आंसर आ जाएंगे। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खनन से आप क्या समझते हो? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खनन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर, भूगर्भ से यानी पृथ्वी के भीतर से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। एक बार मैं आपको और रिपीट कर दे रहा हूँ आंसर, और ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के अंदर से प्राकृतिक अवस्था में स्थित जो खनिज है, जैसे कोयला, इसके अलावा जो भी खनिज है, वो सारे खनिजों को खुदाई करके बाहर निकालना, उसे प्राप्त करना, यही प्रक्रिया खनन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सहकारी कृषि क्या होता है? अभी मैंने कुछ क्वेश्चन में बताया था कि सहकारी कृषि जरूर आएगा आगे चल के वीडियो में, और आ चुका है। सहकारी कृषि जब भी एग्जाम में आता है तो समझिए इस वर्ड को आपको रिलेट करना होगा सरकारी। अब सरकारी क्यों करना है वो ध्यान से समझिएगा। किसानों का एक ऐसा समूह जो कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए, खेती बाड़ी से अत्यधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाते हैं, यानी खुद से एक सहकारी संस्था बनाते हैं जिनमें कई किसान जुड़े होते हैं और कृषि कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें सरकार भी सहायता करती है इस संस्था में, याद रखिएगा। आगे देखिए 15 नंबर, बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है? खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। देखिए, बागवानी कृषि आपको अलग अलग तरीके से इसका परिभाषा मिल जाएगा। इसमें कई जगह ऐसा भी परिभाषा मिलेगा जिसमें फलों की खेती, सब्जियों की खेती या फिर मसालों की खेती की जाती है, उसको बागवानी कृषि कहा जाता है। तो आप अपने माइंड से जो भी आंसर आप लिखते हो सारा सही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वही झूम खेती, उसको लदांग कहा जाता है,
ठीक है। 17 नंबर क्या आपका, गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले वर्ष ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इस बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हो, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे लोग खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा मछली पालन करते हैं और भी खनन वाले, खुदाई वाले जो काम करते हैं, वही क्रियाकलाप ही प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो सम्मिलित लोग हैं जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, लाल श्रमिक कहलाते हैं। तो पहले सेक्टर वाले क्रियाकलाप वाले को ही बोला जाता है लाल कॉलर श्रमिक, ठीक है। जैसे कृषक, दैनिक मजदूर, इनको ही लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जो घर से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं खेती बाड़ी में वगैरह में। आगे देखिए 18 नंबर, पशुपालन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया, एक जलवासी पशुपालन एवं दूसरा वाणिज्य पशुधन पशुपालन, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं वर्मा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इग्नोर अब भी अगर कर रहे हो तो सोचिए आपका समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा है तो आंसर कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। मानव का मतलब मनुष्य, आर्थिक का मतलब पैसा कौड़ी, क्रियाकलाप का मतलब काम, मतलब मनुष्य पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं उसी को ही ना आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। इतना अगर लिख देते हो तो बता रहे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पहले क्वेश्चन को धैर्य रखकर समझना स्टार्ट कीजिए, वर्ड को समझिए, 100% एग्जाम में आंसर लिख के आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी वर्ड को यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करके आंसर दिया गया है। अपने तथा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मानव विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, जुड़े रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए और उससे अर्थोपार्जन यानी उससे पैसा कमाते हैं, आर्थिक व्यवस्था में सुधार होती है। इन क्रियाकलापों को ही मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो शॉर्ट वर्ड में यही चीज़ है, मनुष्य अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं ना, उसी क्रियाकलाप को ही क्या कहा जाता है, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर खनन, जो मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया। पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, जीविकोपार्जी या फिर निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। जीविकोपार्जी का मतलब है जीवन जीने के लिए, निर्वाह का मतलब होता है ये भी जीवन जीने के लिए। तो एक ऐसा कृषि जिससे हमारा जीवन या फिर भरण पोषण हो जाए, उससे हम लोग जीवन यापन चला सके, एक्स्ट्रा हमें लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा इंसान बन जाएंगे, बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, सिर्फ जीवन यापन ही चल पाएगा। उस कृषि को ही निर्वाह कृषि कहा जाता है, जीविकोपार्जी कृषि कहा जाता है, निर्वाह मूलक कृषि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उत्तर लिखा है, जिस कृषि से जीवन का केवल निर्वाह हो जाए या फिर मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यह मानसूनी क्षेत्र में या फिर पिछड़े क्षेत्रों में होती है। मानसूनी क्षेत्र कहने का मतलब है जैसे हमारे एरिया में अगर मानसून आता है तो हम लोग धान की खेती करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ताकि हमारा जीवन यापन चल सके। तो वही चीज़ है। इसके 2 प्रकार है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, खेती बाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्यों है। पर देखिए इसका उत्तर है, समग्र प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप है, जो काम है, वो आपका खेती बाड़ी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, तो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा लगभग 65% यानी 65% लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। और अगर ये व्यवसाय नहीं होगा देश में तो आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि खाना पीना जो चीज़ है, जो हम लोग खाते हैं, वो सारा कुछ कृषि से आता है। कृषि के महत्व के निम्नांकित कारण है। देखिए इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस के यहाँ पर पॉइंट में भी कारण दिया गया है, इसको भी देखते हैं। विश्व की विशाल जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाना जो हम लोग खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, पूरे विश्व में जो विशाल जनसंख्या, इसको उपलब्ध कराने का सबसे जो अच्छा माध्यम है वो कृषि है। कृषि उत्पादों का
प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी होता है। बांस की खेती की जा रही है तो फैक्ट्री में उसी से ना हम लोग क्या करते हैं, कागज़ बनाते हैं। तो कच्चे माल में भी कृषि का मुख्य इंपॉर्टेंट रोल है। कृषि का अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान। और याद रखिएगा, जो हमारे देश या फिर पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिका हुआ है। अगर जहाँ खेतीबाड़ी लोग करना धीरे धीरे बंद कर दिए, अर्थव्यवस्था डाउन होते जाएगी, इसकी 100% गारंटी है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ऋतु प्रवास का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, संसार के कुछ भागों में गडेरिये या फिर पशुपालक जो बकरी वगैरह चराते हैं ना, मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गर्मी के मौसम में, गर्मी की ऋतु में वे ऊंचे पहाड़ों या फिर पर्वतों में चले जाते हैं, और जब ठंड होती है तो वह मैदानों की ओर चले आते हैं। तो इन लोगों का मवेशियों के साथ ऋतु के अनुसार अलग अलग जगहों पर ऋतु प्रवास कहलाता है। अलग अलग जगहों पर जो प्रवास करते हैं ना, उसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगर गर्मी हो गई तो वह पहाड़ियों के इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, गर्मी में मैदानी क्षेत्र में घास वगैरह वो मर जाते हैं। तो उसके जो पशु हैं वो कहाँ से घास वगैरह खाएंगे, ठीक है, वो चराएंगे कहाँ, तो वो पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में और जो घाटी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, घास वगैरह होती है और वहाँ पर उसको पशुपालन करने में आसानी होती है। जैसे ठंड होता है उसके बाद फिर वह मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है, यानी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवास करते हैं उसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर भोटिया, गुजर, बारकोजवाल, गद्दी मैदानी इलाके या फिर हिमालय की तराइयों की ओर प्रवास करते हैं। ये इन जगहों पर, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो सारे जगह है। आगे देखिए 6 नंबर, विश्व में लौह उत्पादन करने वाले देशों के नाम बताइए। इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखिए रूस है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, भारत आदि। यहाँ पर लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है लोहे का सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। जी हाँ, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, नोट कर लेना है अपने कॉपी में। इसका आंसर आप NCERT बुक से या कहीं से भी, किसी वीडियो से भी, किसी टीचर से भी आप पूछ कर, समझ कर इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख कर हमें व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कीजिएगा। देखते कितने स्टूडेंट इस होमवर्क को करते हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट टाइम भी पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? यानी जो बाजारीय सब्जी कृषि है वह शहरी क्षेत्रों के सामने क्यों किया जाता है? देखिए इसका रीज़न क्या है, बाजार तथा उद्यान कृषि जिनमें सब्जी, फल और फूलों की फसलें नगरीय बाजार के लिए होती है। यानी इस प्रकार के कृषि में जो फल होता है, सब्जी होते हैं, फूल होते हैं, ये सारे फसल नगरीय बाजार के लिए होते हैं। जो शहर में बाजार लगते हैं उस बाजार के लिए होती है। इसमें छोटे छोटे खेत होते हैं तथा वहाँ पर स्थित होते हैं जहाँ यातायात के साधन नगरीय केंद्रों को भेजते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, ऐसे साधन होते हैं आने जाने का, यातायात का, जिससे वह नगरीय बाजार में, नगरीय केंद्रों में भेजने में आसानी हो सके। जहाँ अधिक आय वाले उपभोक्ता होते हैं, जो खरीदते हैं ना, वो ज़्यादा पैसे देते हैं। यह कृषि इसीलिए नगरीय क्षेत्र के समीप की जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ट्रक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक फार्मिंग या फिर ट्रक कृषि, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हो? वस्तुओं का प्रकृति से दोहन करना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे कि आखेट, कृषि, खनन, मत्स्यन यानी मछली पालना आदि, इसमें किसी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। परिष्करण जैसे कार्य नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब फैक्ट्री में जो काम होता है ना, वो सारा काम यहाँ पर नहीं होता है। इंसान यानी जो लोग होते हैं वो अपने हाथों से इसका काम करते हैं। तो वही आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ओवरऑल अगर एक वर्ड में समझे, प्रकृति पर जो क्रियाकलाप निर्भर है उसी को ही प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। खेती बाड़ी करना, ठीक है, आखेटक करना यानी शिकार करना, मछली पालन करना, ये सारा कुछ प्रकृति पर निर्भर है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, लौह अयस्कों के प्रकारों को बताइए। तो देखिए लौह अयस्क का कई प्रकार है, टोटल 4 प्रकार है। पहला आपका मैग्नेटाइट, इसमें लोहे का अंश 72% है।
अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को लौह समझ में आता है, लौह का मतलब लोहा, लेकिन अयस्क नहीं समझ में आता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के भीतर से, जैसे ये पृथ्वी है, इसके भीतर से जो भी हम लोग खनिज निकालते हैं, अगर ये मान के चलिए इस खनिज में ये पत्थर के जैसा है, इसको निकाल दिए बाहर, तो इसमें लोहे की मात्रा होती है। फिर इसको कई फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, इससे फिर लोहे का जो अंश होता है इसको कई प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हटा दिया जाता है। तो साथ में जो ज़मीन के भीतर है ना, जिसमें लोहा भी है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टोटल उसी पत्थर को ही लौह अयस्क बोला जाता है। वो लोहे का जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जो पहला प्रकार है मैग्नेटाइट, यहाँ पर 72% जो अंश होता है वो लोहा होता है। हेमाटाइट यानी यहाँ पर 60 से 70% लोहे का अंश होता है, और लिमोटाइट यहाँ पर 40 से लेकर 60% लोहे का अंश होता है, और लेटेराइट यहाँ पर ये 40 से 50% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि कितने प्रकार हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद इसका नोट्स आपको क्रिएट कर लेना है अपने कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टि से जब इसको आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, उस समय आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, और जो भी नए व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय बहुत ही कम बचा हुआ है और जल्द ही आपका मॉडल पेपर भी जारी हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल में मिलेगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।